नमस्कार। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान, भारत सरकार। आदरणीय श्री सत्यनारायण प्रधान, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आदरणीय डॉक्टर शेखर सी मांडे, महानिदेशक CSIR बल मुख्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण तथा उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं कपिल वर्मन समस्त NDRF परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर चेन्नई के सहयोग से चौथी वाहिनी NDRF के प्रांगण में बनाया गया है। अब मैं श्री सत्यनारायण प्रधान, महानिदेशक NDRF से आग्रह करता हूं कि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान, भारत सरकार को पुष्प भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर, महानिरीक्षक NDRF से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर शेखर सी मांडे, महानिदेशक CSIR को पुष्प भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं सुश्री रेखा नामबियार, कमांडेंट 4th बटालियन NDRF को स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। कमांडेंट 4th NDRF। परम माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय महानिदेशक NDRF श्री सत्यनारायण प्रधान जी, आदरणीय महानिदेशक CSIR डॉक्टर शेखर सी मांडे जी, NDRF, CSIR एवं CISF के सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सहयोगियों, नमस्कार। आज 4th बटालियन के परिसर में बनाए गए सेमी परमानेंट आइसोलेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आप सभी को आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, NDRF एक आपदा बचाव बल है। देश के किसी भी हिस्से में जब कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आती है तो NDRF सबसे अग्रणी होती है। NDRF निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देकर राष्ट्र के नागरिकों और आपदाओं के बीच ढाल की तरह कार्य कर रहा है। ऐसे बचाव अभियानों के दौरान बचाव कर्मियों को कोरोना से पीड़ित होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। कोलकाता में अम्फान चक्रवात आया तो भारत के सभी हिस्सों से NDRF टीमें रवाना हुई और हमने भी अपना योगदान दिया। वापस आने पर हमारे कई बल सदस्यों का कोविड-19 का परीक्षण पॉजिटिव आया और उन रोगियों के लिए एक अलग आइसोलेशन सेंटर की आवश्यकता महसूस की गई। इस 10-बेडेड आइसोलेशन सेंटर का निर्माण एवं स्थापना समय की मांग ही नहीं, अपितु विभिन्न ऑपरेशंस में जाने वाले बल सदस्यों के लिए एक आश्वासन है कि यदि वे इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए अपना आइसोलेशन सेंटर है। यह आइसोलेशन सेंटर केवल अच्छे उपचार एवं देखभाल का आश्वासन ही नहीं, बल्कि ये NDRF मुख्यालय एवं उच्च अधिकारियों द्वारा अपने साथी बल सदस्यों की वेलफेयर को प्रमुखता दिए जाने का प्रमाण है। CSIR एवं उसके अधिकारियों का इस महत्वपूर्ण कार्य में उत्कृष्ट योगदान रहा है। उन्होंने न केवल अपने कार्य को हर स्तर पर अति उत्साह से किया, बल्कि हमारे सुझावों पर संरचना में कई बार बदलाव कर नए ढांचे को भी शामिल किया।
मैं इस अवसर पर एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स, विशेष रूप से महानिरीक्षक महोदय एवं निर्माण शाखा की पूरी टीम को इस प्रोजेक्ट को जल्दी संपन्न कराने के लिए उनके सक्रिय योगदान एवं सीएसआईआर से बेहतरीन तालमेल के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं एक बार पुनः आप सभी का इस उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर जी पल्लवी, चीफ साइंटिस्ट CSIR SCRC चेन्नई को कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर के निर्माण संबंधी जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर जी पल्लवी। Respected Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Science and Technology and Earth Sciences, respected Director General CSIR, respected Director General NDRF, Director CSIR SCRC, Senior Commander 4th Battalion NDRF, my colleague from SCRC, staff of NDRF, ladies and gentlemen, very good afternoon to all of you. Can I have the slide please? As a part of CSIR fights COVID-19, I will be highlighting during this presentation the interventions by CSIR SCRC towards establishing temporary and short-term hospitals for rapid construction. Next slide please. So we all know that we need to fight against COVID-19 and we need more number of healthcare facilities. These healthcare facilities important requirements are they should be constructed very fast, they should be portable because they will be mostly temporary in nature and they should be cost effective. Keeping these requirements in mind, CSIR SCRC has developed three different schemes. One is the Polytol 1, other Polytol M. These two are portable and they are transit type, which can accommodate about 10 to 100 beds. The other one is a prefabricated structure, Polytol, which is about which can accommodate about 200 beds. I will highlight the technical details about the Polytol 1. So the Polytol 1, each unit is of size 34 square meter. And the components of this Polytol 1 are only maximum about 120 kg. So they can be easily handled by 2 or 3 persons with the minimum equipment like 1 ton crane is sufficient for establishing this. And this structure can be erected in about 7 days, including the finishing work. So it can accommodate about 10 to 100 beds as I told already, and the cost is about only 1000 square feet. Coming to the isolation center which is established at NDRF Arkonam, I have shown the schematic view which was conceptualized during the design stage. As against the field implementation, the framework, you can appreciate that both are identical. Most of the design work was carried out during the lockdown period, working from home by my colleagues. Next slide please. So a lot of work has been carried out during the execution. I think there is a separate video on that. I will not go into the details. You can see the completed 10-bedded isolation center with about showing the different views. We have used the polypropylene sheet for the covering and UPVC windows for watertighting tightness. Taking this opportunity, I would also like to highlight about one of the other technology which is a Polytol M developed by CSIR SCRC. So this unit is a foldable type which is a modular and the erection can be done in about half an hour for this module and the cost is only about 1250 square feet per square feet. Next slide please. So this shows the initial position on the first photograph. From this end easily opened using crane, 1 ton crane. There are 4 hooks kept there and all the fittings are also included in the unit. So it is ready to use out of this thing. And in this connection for this technology transfer, we have already signed an NDA with the L&T and an agreement will be signed tomorrow in our office. The unfolding can be done in the reverse sequence. Next slide please. So this is the team from CSIR SCRC which has been working behind these schemes, spearheaded by our director, Professor Santosh Kapuria. I also would like to acknowledge the contributions by Commandant NDRF 4th Battalion and officials of NDRF during the execution, and also our fabricator and also erection done by Mr. Arya Engineering. Let me complete my presentation by saying from Trikural, called as Nalam Karidinum Kaikudum Karidi Idatta Sayin. So the couplet meaning actually the pendant words dominion may be won in fitting time and place by action due, action done. So thank you very much for your patient hearing. I would like to thank our director CSIR SCRC and the NDRF for giving me this opportunity. Thank you for kind attention. Thank you.
धन्यवाद महोदय। अब मैं प्रोफेसर संतोष कपूरिया, निदेशक CSIR SCRC चेन्नई को इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर संतोष कपूरिया। Honorable Minister of Science and Technology, Health and Family Welfare and Art Sciences, Dr. Harshvardhan Ji, our beloved Director General CSIR, Dr. Shekhar C. Mande, respected Director General NDRF, Shri S. Pradhan Ji, Commandant of 4th Battalion, Srimati Rekha Nambiar Ji, distinguished guests from NDRF, my dear colleagues of CSIR, members from press, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. Vanakkam. At the outset, I thank you, Minister Sir, for gracing this occasion to encourage all of us for deploying scientific solutions to address the need of fast construction of isolation centers and makeshift hospitals for tackling the emergency condition that has arisen due to the spread of COVID-19. Sir, you have been the loudest cheerleader of not only CSIR but of science and technology in this country in general, particularly those which directly benefit the mankind. Today is a very special day, which is the culmination of working together of two great organizations, NDRF and CSIR, once again to solve the problems of our people during these unprecedented times. This has been possible due to two visionary leaders, Dr. Mande and Shri Pradhan, who have decided CSIR should demonstrate the innovative technological solutions of CSIR, SCRC and CBRI in building prefabricated, lightweight and modular structures for isolation centers at two places in the country. I am grateful to both of you for giving CSIR, SCRC this opportunity of making this demo structure based on our design solution. Our thrust have been to incorporate prefabrication, portability, fast and easy construction, modularity, scalability, structural safety, fire safety as well as cost effectiveness. The frame can be erected in 6 hours as you have already seen, and the entire structure can be completed in less than 6 to 7 days. Another important feature of this structure is that the toilets have been constructed using SCRC's own textile reinforced concrete technology. I must put on record my appreciation of Sri Amrendra Sengar and Srimati Nambiar, who have been so helpful to identifying the site and providing all the facilities we needed for constructing this isolation center. It was constructed at a time when the entire state of Tamil Nadu was pursuing a strict lockdown. Still, the team of scientists led by Dr. Bharat Kumar, Dr. Palani, Dr. Prabhakar, Dr. Anup, Dr. Sasmal and others worked hard and even took the risk to travel and complete the execution. I also take this opportunity to share with you, sir, that during the same lockdown period, a team led by Dr. Srinivas and Dr. Sasmal of SCSR, SCRC have come out with another innovative technology of a portable modular structure which is foldable and can be easily transported and erected in just 30 minutes. To be frank, I have not seen such zeal among the scientists to help the nation which I have observed during this ongoing pandemic. We are going to transfer this technology to L&T tomorrow in the presence of Managing Director of L&T and DGCSIR. NDRF can make use of this technology for various purposes like providing emergency shelters during disasters, makeshift health centers, temporary housing for construction workers, etc. I'd also like to mention that the Indian Red Cross Society had constructed about 75 cyclone shelters across Odisha coast based on the aerodynamically shaped design provided by SCRC. These have provided shelters to over 1 lakh people during each cyclone since 1997, including the super cyclone of 1999 and the recent ones like Phylline and Fani. I'm sure NDRF can make use of all these solutions and many more from SCRC during disasters. Today is a landmark day, and this collaboration with CSIR as knowledge partner of NDRF can prove to be a formidable force in tackling disaster in this country in an Atmanirbhar way, which is the dream of our Honorable Prime Minister. And CSIR SCRC will always be a front runner in this endeavor. And with the blessings of our Honorable Minister, we must achieve it.
We look forward to you for your guidance, sir. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। महोदय, अभी आपके सामने प्रस्तुत है कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर निर्माण के विभिन्न चरणों को दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। अब मैं श्री सत्यनारायण प्रधान, महानिदेशक एनडीआरएफ से इस विशेष अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का अनुरोध करता हूँ। आदरणीय महानिदेशक महोदय। परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। श्री शेखर श्री मांडे, महानिदेशक CSIR, डॉक्टर विभा मल्होत्रा साहनी, साइंटिस्ट हेड TMD SEMI, चेन्नई में प्रोफेसर संतोष कपूरिया जी, निदेशक CSIR SERC चेन्नई, श्री पलनी और अन्य टीम के सभी साथी, उनके उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, मैं महानिदेशक NDRF परिवार के हैसियत से सभी का इस अवसर पर स्वागत करता हूं। अवसर है कोविड-19 के मरीजों हेतु अस्थायी अग्रिम पुनर्निर्मित अलगाव केंद्र अर्थात टेम्पररी मेकशिफ्ट प्री फैब्रिकेटेड आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन। यह हमारा सौभाग्य है कि इस अस्थायी अग्रिम अलगाव केंद्र को CSIR एवं CPWD के सहयोग से चौथी वाहिनी NDRF अरकोना में बनाया गया था। अरकोना चेन्नई से करीब 1 घंटा सवा घंटा दूर है और वहाँ पहले CISF का बड़ा बटालियन 400 एकड़ में हुआ करता था, उसमें से 100 एकड़ में NDRF को स्थापित किया गया कई वर्षों पहले और आज वह एक फलता फूलता बटालियन है। बहुत अच्छा कैंपस बन गया है और बहुत ग्रीन है और वहाँ के लिए यह एक नया एसेट के रूप में उभर कर निकलेगा। मैं परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने व्यस्त हैं अभी कोविड के समय में, फिर भी उन्होंने समय निकाला सर और अपने इस फंक्शन को ग्रेस किया। उसके लिए मैं NDRF परिवार की तरफ से बहुत कृतज्ञ हूँ। हम लोग सभी कृतज्ञ हैं और आपकी गरिमामयी उपस्थिति से बहुत प्रेरित महसूस कर रहे हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग भारत में महोदय की अगुवाई में बहुत तेज़ी और दृढ़ संकल्प के साथ कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। पेशेवर कर्मी जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियंस, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और हमारे NDRF की भी टीमें इस वायरस को हराने के लिए पूरे जोश और प्रतिबद्धता के साथ 24 घंटे और सातों दिन काम कर रही हैं। इसके अलावा सभी सरकारी एजेंसियां और हितधारक इस संकट में समय के समय मिलकर काम कर रहे हैं।
और उसका नतीजा है कि वायरस के संक्रमण के मामले में ऑलरेडी हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो देख रहे हैं, एक आशावादी सिनारियो देख रहे हैं। आगे भी हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे, ऐसी पूरी आशा है। पूरे विश्व में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसका भी एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस महामारी की शुरुआत में एनडीआरएफ ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और शायद पहला ही एजेंसी था जो नॉन मेडिकल एजेंसी होते हुए भी अपने पीपीई से लैस था। मार्च में ही एनडीआरएफ ने उन कर्मियों के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जो हवाई अड्डे, समुद्री बंदरगाह, भूमि प्रवेश बंदरगाह, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन और अन्य तमाम विभागों के साथ इनबाउंड लोगों के साथ संपर्क में आने वाले कर्मियों को हम लोगों ने जागरूक किया। मैं बता दूं कि लगभग 1 लाख ऐसे कर्मियों को हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक किया। फ्रंटलाइन कर्मियों की सहायता के लिए सबसे व्यापक प्रयासों में हमने बटालियन को पीपीई किट से लैस किया और बहुत जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी हमें ही अप्रोच किया कि पीपीई किट जो इनिशियली कम पड़ रही थी उसको भरपाई करने के लिए, और हम लोगों ने शेयर भी किया। यहाँ तक कि सीआईएसएफ के साथ भी हम लोगों ने इनिशियल लॉट शेयर किया। इसलिए किया क्योंकि यह हमारे कर्तव्य का हिस्सा था और हम लोग कटिबद्ध थे कि इस लड़ाई में हम लोग पुरजोर लग भिड़ कर काम करें। इस घातक वायरस से बचाने के लिए भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि उपायों, दिशा निर्देशों का सही से पालन कर हम अपने नागरिक के लिए खतरे को काफ़ी कम कर चुके हैं और हम अंततः और शीघ्र ही वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा महोदय खुद भी कई बार रिट्रेट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं सर कि एनडीआरएफ द्वारा अभी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अभियान चलाया जा रहा है उसमें भी अगुवाई किया जा रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, और अब तक लगभग 2 लाख हितधारक हो चुके हैं जिनको हम लोगों ने प्लेज करवाया या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताया और कैंप लगाकर बताया। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंप, स्कूल अवेयरनेस कैंप और जिसे हम लोग फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज फैमेक्स कहते हैं, जो हमारे काम का हिस्सा है, उसमें इसको हम लोगों ने कन्वर्ज कराया। 22 अगस्त 20 को माननीय द्वारा एनडीआरएफ बेस गाज़ियाबाद में एनडीआरएफ का पहला कोविड-19 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था और ये अभी बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है सर, और ऐसे भी केवल कोविड के लिए नहीं लेकिन आम इलाज के लिए भी वो बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी अगर मैं CSIR के बारे में ना बताऊं। CSIR के साथ ये पार्टनरशिप बहुत कारगर सिद्ध हो रही है और एनडीआरएफ CSIR एक साथ कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह साझेदारी का ही नतीजा है कि 2 महीने में 2 अलगाव केंद्र विकसित हो चुके हैं और यह संयुक्त उद्यम एक विन विन सॉल्यूशन के रूप में उभर कर आ रहा है सर, और आने वाले दिनों में यह और आगे बढ़ेगा, ऐसी पूरी आशा है और विश्वास भी है। ये जो केंद्र है यह एक बहुत ही उच्च स्तर के आरामदायक वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। वातानुकूलित है। ECG मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, रक्तचाप उपकरण, पल्स ऑक्सीमीटर और जो भी तमाम उपकरण चाहिए कोविड ओरिएंटेड, वो सारे हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर लगा दिए हैं और प्रोक्योरमेंट के जरिए हम लोगों ने और जेम पोर्टल के जरिए भी सारे तमाम सामान खरीद कर उसमें लैश कर दिए गए हैं। महोदय, आपके दूरदर्शी मार्गदर्शन और नेतृत्व ने विश्व की दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले भारत देश को कोविड महामारी की रोकथाम हेतु एक अग्रणी देश बनाया है। एक बार फिर मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और सभी विशिष्ट अतिथियों का इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं CSIR, SCRC के अधिकारियों एवं 4th बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट रेखा व एनडीआरएफ के समस्त कार्मिकों को इस पूर्व निर्मित अलगाव केंद्र या आइसोलेशन सेंटर की योजना, डिज़ाइन और निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपके सहयोग के बिना यह आइसोलेशन सेंटर का निर्माण संभव नहीं हो पाता।
मुझे उम्मीद है कि इस अलगाव केंद्र में हमें निश्चित रूप से महामारी से लड़ने का बहुत मदद मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ श्री शेखर सिंह मांडे, महानिदेशक CSIR, डॉक्टर विभा मल्होत्रा साहनी जिन्होंने इसको नोडल ऑफिसर के रूप में इसको पूरी चीज़ को कोऑर्डिनेट किया, प्रोफेसर संतोष कपूरिया और उनकी टीम, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी NDRF के, CSIR के, और जितने भी NDRF परिवार और CSIR परिवार के लोग अभी जुड़े हुए हैं सर, सभी बटालियन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और CSIR के भी सभी यूनिट्स के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सब इसको विटनेस कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगा सर कि ये जो विन विन पार्टनरशिप है इसको हम लोग और बढ़ावा दें तो देश के हित में ये होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन एंड इट्स अ मीनिंगफुल कोलैबोरेशन। मैंने अभी डॉक्टर मांडे से कहा कि कोई भी डेमो यूनिट अगर आप बिल्डिंग के रूप में बनाना चाहते हैं, और हमारे लिए इस पर पेन पॉइंट ये है कि हमारे पास कहीं कहीं ज़मीन तो आ गया लेकिन नया एक फोर्स होने के चलते हमारे पास एकोमोडेशन या एकोमोडेशन रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे छोटा स्कूल हो, जो कि हमारे पेन पॉइंट्स हैं लेकिन हमारे पास नहीं है, और अगले 4-5 सालों में ऐसा बिल्ड हो पाएगा। इसकी गुंजाइश तभी होगी जब हमारे पास बजट आ जाएगा, जो कि अभी थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है। तो हम लोग एक इनिशियल स्टेज में हैं और अगर ये कोलैबोरेशन होगा तो इट विल बी अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस सर। तो आपके किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट को हम लोग एकोमोडेट करने की स्थिति में है, अगर वो बिल्डिंग रिलेटेड है या हॉस्पिटल रिलेटेड या कोई भी ऐसा यूनिट। और जो अभी कपूरिया साहब ने बताया वो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छी सौगात एक तरह से है NDRF के लिए सर। हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो फिर फ्लड में गए या साइक्लोन में गए तो कभी कभी महीनों रुक जाते हैं क्योंकि वो स्थिति में वहाँ पर लगे रहना पड़ता है। तो वहाँ जो पोर्टेबल एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन सेंटर की ज़रूरत होती है, वो अगर इसी तरह के जो फोल्डेबल स्ट्रक्चर्स हैं जो 6 घंटे में लग सकते हैं, इस पर हम लोग आगे विचार कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इनिशिएटिव्स को हम लोग कोलैबोरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है सर। आई थिंक इट विल अगेन बी अ वेरी गुड विन विन सोल्यूशन एंड इट विल बी benefiting both CSIR and NDRF in different ways and it will benefit ultimately the society and the country। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत पुनः आभार प्रकट करता हूँ CSIR का और माननीय मंत्री जी का, और ये आशा करता हूँ कि ये पार्टनरशिप और आगे बेहतर और बेहतरीन होता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं डॉक्टर शेखर सिंह मांडे, महानिदेशक CSIR से इस विशिष्ट अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने का अनुरोध करता हूँ। आदरणीय महानिदेशक CSIR महोदय। Thank you very much. Honorable Minister Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan ji, Shri Satyanarayan Pradhan ji, Shri Amrinder Kumar Sengar ji, Professor Santosh Kapuria, Director ACRC Chennai, all the senior colleagues of NDRF and CSIR present here. Sir, it's a great pleasure for all of us to have assembled on this particular occasion in which you will be inaugurating the second such facility that CSIR and NDRF have generated together. So you are aware that CSIR has been involved in the fight against COVID-19 from day one, and we have brought in a lot of innovations in the field which include a new diagnostic kit Feluda, a new protocol of RT-PCR by a dry swab method. We have also brought medicines in the market along with Cipla, which is now being marketed as Ciplenza and carries the logo of Cipla as well as CSIR on the medical packet, what it is sold as. But we are also very proud that many new engineering solutions we have brought forth for the fight against COVID-19. And one of them is this makeshift hospitals that we have to have generated. And sir, we had the honor of having you inaugurate the first such facility in Ghaziabad about 2 months ago. So I'm very pleased to let you know that based on the demo unit that we generated in Ghaziabad, the Himachal Pradesh government has approached us to make 3 such facilities in Himachal, one in Shimla, one in Naldehra and one in Kangra. And these 3 facilities, sir, will be up in next 15 days. So 50 bedded hospitals in 3 different places they have requested us to construct, and we have accepted the offer
and we will be making 3 such hospitals in Himachal Pradesh in the next 15 days. Sir, as regards the NDRF, so our relationship with NDRF has grown leaps and bounds in the last few years, and I must say that we are almost like one single family, and large part of the credit also is to Shri Pradhanji for this particular respect. Sir, when he in his previous assignment, he worked very closely with our Northeast Institute of Science and Technology in Jorhat, and he carried forward the feelings for CSIR from there, and we have become very close, NDRF and CSIR, and we are very proud of that, sir, that together we can bring lot of solutions to the society in the short possible time as this one. Sir, it's needless to mention that under your leadership, India has done a great amount of work to fight against COVID-19, and in fact in the world, if any country is leading the fight against COVID-19, it is India, and thanks to your visionary leadership, sir, in this particular respect. And we are very pleased that you have kindly agreed to inaugurate today's facility. So I thank you all very much for this, and especially Dr. Harshvardhan ji for your leadership and for kindly agreeing to inaugurate today's facility. Thank you all very much. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन करने का अनुरोध करता हूं। सर आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। सर माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित चिकित्सक भी हैं। महोदय वर्तमान में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। महोदय द्वारा वर्ष 2014 से लेकर अब तक उपरोक्त 3 मंत्रालयों के अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी कुशल नेतृत्व किया है। महोदय वर्ष 1993 से 1998 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और न्याय तथा विधायी मामलों के मंत्री रहे हैं। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषतः आवश्यक दवा नीति, अंगदान, पोलियो उन्मूलन एवं तंबाकू नियंत्रण में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। महोदय के सफल नेतृत्व में ही विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले भारत देश ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। आपके दिशा निर्देशन में किए गए अथक प्रयासों की देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। अब मैं उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान, भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि अपने आशीष वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के इस अत्यंत भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे एनडीआरएफ के डीजी श्री सत्यनारायण प्रधान जी, हमारे डीजी सीएसआईआर डॉक्टर शेखर मांडे जी, मेरे साथ यहाँ नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में उपस्थित श्री अमरेंद्र सेंगर जी, डॉक्टर विभा मल्होत्रा साहनी जी और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी हमारे एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर्स में एनडीआरएफ के सभी अधिकारीगण, एनडीआरएफ की एकेडमी से जुड़े हुए एनडीआरएफ बीडीआरएफ बटालियंस के जुड़े हुए लोग, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि एनडीआरएफ 04th बटालियन की कमांडेंट मिस रेखा नाम्बियार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उसके साथ साथ
मेरे अपने ही CSIR के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर उसके डायरेक्टर प्रोफेसर संतोष कपूरिया, चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जी पलानी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर MB अनूप, डॉक्टर जे प्रभाकर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर R बालागोपाल, DIG श्री विनय काजला और इसके साथ साथ श्री UHN शर्मा, श्री KR सिंह और बहुत सारे हमारे CSIR की जो देश भर में प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके भी कई डायरेक्टर्स को मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में देख रहा हूं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि अभी DG सत्यनारायण प्रधान जी ने भी उल्लेख किया और डॉक्टर शेखर मांडे ने भी उल्लेख किया, 2-2.5 महीना पहले अगस्त के तीसरे चौथे सप्ताह में 20-22 अगस्त के आसपास मुझे जो NDRF का कैंपस है गाज़ियाबाद में, वहाँ पर जाने का मौका मिला था। मेरा वास्तव में NDRF के साथ वो एक प्रकार से पहला इंटरेक्शन था। NDRF की योग्यता और काबिलियत के बारे में मुझे पढ़ने को मिलता था, जानने को मिलता था, लेकिन क्योंकि संस्था कुछ ही वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ है, उसको नज़दीक से गहराई से देखने का, समझने का मुझे पहली बार उस समय अवसर मिला था और हृदय की गहराइयों में इस संस्था के लिए बहुत सारे अच्छे विचार और हृदय से उनके लिए सब प्रकार का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव भाव लेकर मैं वहाँ से लौटा था। और उसी के साथ साथ CSIR के संदर्भ में तो मैं पिछले 6 वर्ष से उनके साथ जुड़ा हूँ। CSIR की सारे देश भर की जितनी भी लगभग 38-39 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन सबको मैंने विज़िट किया है, उनके वैज्ञानिकों को नज़दीक से देखा है। चेन्नई के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में तो मैं उनके गेस्ट हाउस में भी कई बार ठहरा हूँ। चेन्नई जाने पर उस सेंटर के बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। जब हमारा गाज़ियाबाद का फंक्शन हुआ था तो हमारे इसी प्रकार के पिलानी के सेंटर ने जो है उस हॉस्पिटल को डेवलप किया था। और आज ये सिद्ध होता है कि CSIR के वैज्ञानिक जहाँ कहीं भी हैं, वो चाहे पिलानी में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से दूर वो राजस्थान से दूर तमिलनाडु में हो, वो हर जगह पर हर काम कर सकते हैं। यद्यपि ये दोनों लेबॉर्ट्रीज़ तो हमारी विशेष रूप से इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेकिन कोविड ने ये सिद्ध करके दिखाया कि वैज्ञानिक जिस क्षेत्र के अंदर वो एक प्रकार से एक्सपर्ट हैं, उस क्षेत्र के अलावा भी वो दूसरे काम कर सकते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर मांडे ने कहा कि भाई कोई नई टेस्ट किट डेवलप की फेलूदा जैसी, तो वो आज वो इतनी रेवोल्यूशनरी किट है कि उसके बारे में सवाल लोग हमसे पूछते हैं क्या ये RT-PCR किट को जो है, अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया इसी सप्ताह, तो मुझसे सवाल ही ये पूछा गया कि क्या इसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये RT-PCR किट को ही शायद रिप्लेस कर दे। और दवाइयों के बारे में उन्होंने बताया, रीपर्पस ड्रग्स के बारे में बताया, जीनोम सीक्वेंसिंग, कितनी चीज़ें जो है CSIR और हमारे वैज्ञानिकों ने की हैं। अभी वैक्सीन्स की खोज के अंदर हमारे वैज्ञानिक लगे हैं, CSIR के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे हमारे जो विज्ञान के दूसरे आयाम हैं।
और ये जो विशेषकर अस्पताल जो यहाँ बनाए गए हैं, गाज़ियाबाद में बनाया गया, और अभी ये जो हमारा 4th बटालियन जो है हमारी NDRF कैंपस जो अराकोनम में है तमिलनाडु में, ये तो विशेष रूप से इसका महत्व इसलिए भी है कि अभी देश में जब कोविड को हम देख रहे हैं कि उसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर है, तब भी जो है तमिलनाडु जैसे प्रदेश में अभी भी काफ़ी तकलीफ़ है। यद्यपि तमिलनाडु ने भी बहुत इम्प्रूव किया है। पिछले ही सप्ताह मैंने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है बहुत विस्तार से। तमिलनाडु में भी स्थिति में बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन पिछले समय में ये सिद्ध हो गया कि जब भारत निर्णय करता है, भारत संकल्प लेता है और भारत की जो ऊपर कोई तकलीफ़ बड़ी आती है तो सारा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक साथ खड़ा हो सकता है। और फिर सब कोई अपनी जिम्मेदारी के जुरिस्डिक्शन में खाली काम नहीं करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाते हैं। और NDRF के बारे में तो मुझे पिछली बार बताया गया था कि शायद ये हमारी भारत की ऐसी संस्था है जो इतने थोड़े समय में ही जिसको यूनाइटेड नेशंस से भी रिकॉग्निशन मिलने वाला है, और संभवतः दुनिया में कहीं भी कोई डिज़ास्टर और ऐसी तकलीफ़ आएगी तो NDRF को भी जो है वहाँ पर जो है कॉल किया जाएगा उन लोगों की मदद करने के लिए जो कि डिज़ास्टर से पीड़ित होंगे। ये अपने आप में बहुत ही हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं जो ये हमारी 4th बटालियन है तमिलनाडु की NDRF की, उनको तो बधाई देता ही हूँ, CSIR को भी बधाई देता हूँ। और मुझे ध्यान है कि इसी वर्ष जनवरी के महीने में हमारे DG CSIR जो है वो एक विज़िट पर गए थे NDRF के हेडक्वार्टर्स के ऊपर। और NDRF के हेडक्वार्टर्स पर जब वो गए तो वहीं पर ये देखने के बाद, सारी व्यवस्थाओं को समझने के बाद, 2 विषयों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि CSIR जो है वो NDRF को फास्ट इंस्टॉलेशन शेल्टर्स, जो कि किसी भी डिज़ास्टर के परिस्थिति में पोस्ट जो डिज़ास्टर रिकवरी फेज़ है, रिकवरी स्टेज है, उसके अंदर मदद कर सकते हैं। और दूसरा जो CSIR का एक उसका तो आयाम बहुत बड़ा है, बहुत क्षेत्रों में वो रिसर्च करती है। तो दूसरा जो है रेडी टू ईट, जो लॉन्ग शेल्फ जो लाइफ, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो। मैंने खुद जो है हमारी पालनपुर की लेबॉर्ट्री में देखा है कि वहाँ किस प्रकार से बिना प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किए 6-6 महीने तक जो है वो दाल को, राजमे को और दूसरी चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टेस्ट भी उसका ख़राब नहीं होता है और उसके ऊपर बहुत ही, जिसे कहते हैं कि वो एक तरह का रिवोल्यूशनरी काम है। प्रिजर्वेटिव की मदद से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बिना प्रिजर्वेटिव के उस प्रकार के जो कि हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो लॉन्ग शेल्फ लाइफ फूड्स हैं, रेडी टू ईट, ये 2 चीज़ों के बारे में विशेष रूप से NDRF के साथ जो है ये चर्चा हुई थी। और उसके बाद ये जो हॉस्पिटल, जो हमारे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनको बनाने का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिसमें कि एक कंधे पर रखकर एक फोल्डेबल जो फ्रेम्ड स्टील स्ट्रक्चर है, कोई भी अपने कंधे पे रखकर कोई व्यक्ति जो है उसको चल सकता है और वो किसी भी समय पर भी कहीं जाकर उसको असेंबल किया जा सकता है। असेंबल भी कुछ घंटों में किया जा सकता है या 1-2 दिन के अंदर किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। और उसी का हमने ये परिणाम देखा कि एक हॉस्पिटल मुझे इनॉग्रेट करने का मौका मिला अगस्त के महीने में गाज़ियाबाद के अंदर। अब वो बहुत खूबसूरत कैंपस है और वहाँ NDRF के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंच करने का भी मौका मिला। बहुत NDRF की एक्टिविटीज़ को देखने का, समझने का, वहाँ कैसे ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार से लोगों को जो है समझाया जाता है और कैसे उनकी सारे हुनर को विकसित किया जा सकता है, ये सब देखने का मुझे आनंद हुआ। और वहीं ये अस्पताल, उस समय भी मुझे ध्यान है कि हमारे सत्यनारायण प्रधान जी ने मुझे कहा था कि हमारा एक यूनिट तमिलनाडु में तैयार है, आप तमिलनाडु में चल के उसको इनॉग्रेट कर दीजिए।
हमारी इच्छा तो ये थी कि हम वास्तव में जो है ये अराकोनम में जाकर तमिलनाडु में इस आपके सेंटर के ऊपर आते, आप सबसे मिलते और उसको वहाँ पर ही हम लोग अपने देश के लिए उसको डेडिकेट करते। लेकिन शायद कोविड की परिस्थिति में यही एक बेहतर विकल्प था कि हम उसको बिना डिले किए इस कार्यक्रम को करें। और मैं अभी अपने यहाँ आने से पहले हाथ से लिख रहा था तो मैंने देखा इतने सारे ये कंधे पे रखकर और स्टील के फ्रेम कैरी करके, और जैसा अभी फिल्म में भी दिखाया गया कि एक अस्पताल को या एक आइसोलेशन बेड्स क्रिएट करने वाले एक स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, उसके फीचर्स कितने कितने ज़बरदस्त हैं। तो उसके लिए वो रैपिडली इरेक्ट हो सकता है, वो फोल्डेबल है, वो लाइट इन वेट है, उसमें जो सेफ्टी के और सिक्योरिटी के इश्यूज जो है ये पूरी तरह से एड्रेस किए गए हैं। ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी जो है ये कंफर्टेबल है। ये तो हमने स्वयं जो है वहाँ गाज़ियाबाद में देखा कि कितना जो है सुंदर एनवायरनमेंट उसके इर्द गिर्द क्रिएट होता है और कैसी जो वाइब्स वहाँ से आती है। इकोनॉमिकल है, दोबारा से रीबिल्डेबिलिटी है, यानी दोबारा भी बनाया जा सकता है। उसमें जो एडिक्वेट थर्मल इंसुलेशन की कैपेसिटी भी है, उसमें वाटर प्रूफिंग के फीचर्स भी हैं, और वो पूरी तरह से जो लोकली अवेलेबल स्किल्स हैं, ये नहीं है कि कोई स्पेशल स्किल्ड व्यक्ति लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर या उसके चीफ साइंटिस्ट के साथ चलेगा उनको लेकर और वो जाकर वहाँ पर क्रिएट करेगा। तो लोकली जो थोड़ी बहुत ही जो अवेलेबल स्किल्स हैं उन्हीं के इस्तेमाल से इसको क्रिएट किया जा सकता है। यानी ये साधारण फीचर्स नहीं है, ये एक प्रकार से हैट्स ऑफ है वैज्ञानिकों को कि वो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति के लिए साधारण तरीके से कैसे, और फिर ऐसा भी नहीं कि इसकी कोई लाइफ नहीं है। लाइफ के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि इसकी 20 साल की कम से कम इसकी जो लॉन्ग लाइफ स्पैन है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है जिसको कि इतने थोड़े से समय में इसको अस्पताल को एक तरफ CSIR ने बना दिया, और जो हमारी जो ये 4th बटालियन थी NDRF की, इसने अभी जैसा दिखाया गया उसको पूरी तरह से फर्निश कर दिया। अभी दिल्ली के गाज़ियाबाद के अस्पताल के बारे में अभी हमारे प्रधान साहब ने बताया कि हमने जब इनॉग्रेट किया उसके बाद से उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स और सारी फैसिलिटीज़ उनको जो है क्रिएट कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ा एक यूज़फुल डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी कि एक चीज़ मॉडर्न है और एक चीज़ पूरी तरह से ड्यूरेबल है, इतने फास्ट इंस्टॉलेबल है, सेफ है, और जोग्राफिकली एज वेल एज ऑल वेदर्स हर मौसम के हिसाब से कंपैटिबल है। और ये जो फास्ट डिप्लॉयबल एक प्रकार की यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, ये डिज़ास्टर रिकवरी स्टेज में भी काम आएगी, और अगर पेंडेमिक लंबा चल जाए, कोई इसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है स्टील का बना हुआ है, और इसके बारे में जो है कि लाइटर साइज विच कैन easily handle, assembled and be transported to even the remotest site of India even by a head load, यानी शोल्डर और हेड के ऊपर कैरी करके जो है कोई भी ले जा सकता है। और अगर ज़्यादा कोई स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें मोर बेस कैन बी एडिड टू इट, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। 2-way shelter can be erected at a site in 1 day by 2 skilled fitters, 1 semi-skilled helper and the help of the beneficiaries। जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी भी सहायता लेके, एक सेमी स्किल्ड व्यक्ति लेके और 2 जो है स्किल्ड जो फिटर्स हैं उनकी मदद से इसको क्रिएट किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसको बनाने के लिए साइंस तो जो प्रयोग हुई है, लेकिन बनाने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अनस्किल्ड व्यक्ति, 2 स्किल्ड फिटर
और जिनके लिए बना रहे हैं उनकी मदद लेकर हम इसको बना के क्रिएट कर सकते हैं. आई थिंक these structures they excel in rapid installation with minimum assistance and equipments, but are also easy to store, transport. They are very effective and extendable. ये सब मैंने अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले इसके जो फीचर्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश की, तो देखा इतने सारे इसके बारे में मैं एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सका कि इसमें कितनी प्रकार की क्वालिटीज़ हैं. और फिर इसके अलावा ये एंटी अल्ट्रा वायलेट, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी जो हमारे को हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए, उन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है. इसके साथ साथ इसमें जो एक प्रकार से इसका जो मल्टीपर्पस यूज़ है स्पेस का, इसमें हाई स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है. और ये जो कंस्ट्रक्शन फ्रॉम वाटर एंड वाइल्ड रेजिस्टेंस, फायर रिटार्डेंट, ड्यूरेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड एंटी बैक्टीरियल मटीरियल्स, यानी बहुत सारे फीचर्स जो अभी और भी सारे फीचर्स हैं, लेकिन उनका उल्लेख मैं विस्तार से इतना नहीं करता क्योंकि कार्यक्रम का स्वरूप इतना नहीं. लेकिन ये हृदय से सभी को, हमारे CSIR के वैज्ञानिकों को भी और हमारे NDRF के हमारे सभी साथियों को, पूरी हमारी सत्यनारायण प्रधान जी की यहाँ से लेकर और तमिलनाडु तक फैली हुई सारे देश भर की जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई है. और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक प्रकार से सारे देश जो है थोड़े थोड़े गिलहरी प्रयास कर रहा है. कोविड की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी. आज तारीख है 4 नवंबर, अभी 4 दिन के बाद आएगा 8 नवंबर, तो 8 नवंबर को 10 महीना हो जाएंगे हमें इस स्वास्थ्य मंत्रालय में. इस लड़ाई की पहली मीटिंग 8 जनवरी को की थी और 8 नवंबर को पूरे 10 महीने हो जाएंगे. और इस 10 महीने में सारा देश एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबने अपना अपना गिलहरी प्रयास जो है इसमें किया, जिसको जो समझ में आया, जो जितना कर सकता था. और उसी का परिणाम ये है कि आज दुनिया में हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भाई 135 करोड़ का देश और इतना ही वाइड, जिसे कहते हैं इसके अंदर डाइवर्सिटी है, हर तरह की डाइवर्सिटी है. कि कितने 35-36 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ और दूर दराज के इलाके, कोई ट्राइबल एरियाज़ हैं, कोई रूरल एरियाज़ हैं, कोई अर्बन एरियाज़ हैं, कोई पेरी अर्बन एरियाज़ हैं. सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सबके अलग अलग अंदाज हैं, कितनी तरह की सरकारें हैं, सबके अपने अपने वर्किंग मॉडल्स हैं. लेकिन उसके बावजूद भी सारा जैसा हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने तय किया, जैसा प्रधानमंत्री जी की मदद से सारे हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं भारत सरकार के, उन्होंने मिलकर इसके अंदर मदद किया. और जो गाइडलाइंस, सैकड़ों किस्म की गाइडलाइंस तैयार की गई, उसके ऊपर सारे देश ने जो है मिलकर एक ही तरीके से लड़ाई को लड़ा. परफेक्ट सिनर्जी डेवलप हुई, कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ. वैज्ञानिक भी जो है अपने अपने तरीके से जो काम कर सकते थे उस काम के अंदर वो खड़े हो गए. हमारे कोरोना वॉरियर्स खड़े हो गए, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स खड़े हो गए, हमारी NGOs खड़ी हो गई. सैकड़ों, जिसे कहते हैं करोड़ों लोगों को, जो गरीब लोग थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, दूसरे थे, उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं कर दी. कितने सारे उनके लिए रहने की व्यवस्थाएं कर दी. जब उनको वापस उनके गांव भेजना था तो रेलवे के लोग उन्हें 65 लाख ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घरों तक पहुंचा दिया, बसों से पहुंचा दिया, ट्रेन से पहुंचा दिया. सारा देश एक प्रकार से खड़ा हो गया. और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम आज दुनिया में 92 और 93% के बीच में, जब 2 महीना पहले आपके यहाँ अगस्त में गया था तब जो है रिकवरी रेट जो है इससे काफ़ी नीचे था. और मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 4 बजे की याद है जब हम रिकवरी रेट 9%, 10% की बात करते थे. और 10 से जब 12 हो जाता था तो भी हम लोगों को संतोष होता था. 12 का 14 हो जाता था तो संतोष होता था. 14 का 18 होता था तो हमको लगता था चलो हम धीरे 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 करके हम इम्प्रूव कर रहे हैं. और आज हम 92 और 93% के रिकवरी रेट पर पहुंच गए हैं. हमें वो भी समय याद है जब 3, 4, 5 तक हम उसके बीच में फैटेलिटी रेट होता था और हम कहते थे हमें 1 के नीचे लेकर आना है.
उसके लिए काम करना है। और आज हम 1.49 जो है प्रतिशत फर्टैलिटी रेट के ऊपर है। वो भी हमें समय याद है कि जब सारे लोग हमको कोसा करते थे कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इतना बड़ा देश और आप सिर्फ 6000 टेस्ट करते हैं, आप सिर्फ 10,000 टेस्ट करते हैं। आज हम हर रोज़ 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट करते हैं, 1 मिलियन और 1.5 मिलियन के बीच में हर रोज़ टेस्ट करते हैं। वो दिन भी हमको याद है कि जब एक लेबॉर्ट्री हमारी थी पुणे के अंदर, उस लेबॉर्ट्री में हमारे सारे टेस्ट होने की संभावना थी। और हमें वो दिन भी याद है जब मोदी जी की सरकार आने से थोड़ा पहले इस टेस्ट को करने के लिए हमारा सैंपल अमेरिका जाया करता था और अमेरिका से रिपोर्ट आती थी, तब पता लगता था कि इसका जो तकलीफ़ इसकी क्या है। उस एक लेबॉर्ट्री से जो यात्रा शुरू की वो आज 2050 के आसपास जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है देश के अंदर विकसित हो गई हैं। 11 और 12 करोड़ के बीच में देश के अंदर टेस्ट हो गए हैं। वो समय भी याद है जब PPE किट्स जैसी चीज़ भी विदेश से आती थी। टेस्टिंग का हर किट जो है बाहर से इंपोर्ट होता था और अंधाधुंध जिसे कहते हैं उसके लिए जो है उसकी कीमत जो है देनी पड़ती थी, क्योंकि ज़रूरत थी, लोगों को बचाना था। और किट जो है अगर विदेश में मिलता है तो विदेश से लाना पड़ता था। आज 1000 तो शायद प्रकार के किट्स को हमारा ICMR वैलिडेट कर चुका है। एक दिन में 10-10 लाख तक जो है किट्स जो है वो भारत के अंदर हम बना पा रहे हैं। और जो कीमत जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूती थी, वो एक प्रकार से ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर जो है वो कीमत आ गई है। तो ये सारा कुछ PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, ये भारत में हम बनाते नहीं थे। अब हमारे सैकड़ों जो है मैन्युफैक्चरर्स इनके हो गए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए भी कम से कम 2-3 दर्जन जो है बनाने वाले हो गए हैं। हमारी साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ ने जो है वेंटिलेटर बना दिया। हमारी बेंगलोर के अंदर जो जादव साहब की लेबॉर्ट्री है उसने वेंटिलेटर बना के खड़ा कर दिया। वो बनाते हैं हवाई जहाज, उन्होंने बना दिया वेंटिलेटर भी। और जो है वेंटिलेटर भी अब हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि सब लोग खड़े हो गए। NDRF का रूटीन में मैंडेट ये नहीं होगा। ये तो जब मैंडेट इनका आता है जब कोई बड़ा कोई तूफ़ान आ गया, बड़ी कोई अर्थक्वेक आ गई, बड़ा कोई साइक्लोन आ गया, सब जगह डिस्ट्रक्शन हो गया। ये कोविड की बीमारी के वायरस को लड़ना और बीमार आदमी को ठीक करने का काम तो डॉक्टर और अस्पताल का था। लेकिन NDRF भी खड़ा हो गया, सारे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़े हो गए, एयरपोर्ट पे काम करने वाले खड़े हो गए, जैसा आपने कहा कि सी पोर्ट पे काम करने वाले लोग खड़े हो गए, हमारे लैंड बॉर्डर्स पे लोग खड़े हो गए। सब ने ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दिया, सब ने कंट्रीब्यूशन भी करना शुरू कर दिया। तो उसी का परिणाम है कि ये सफलता मिली है। लेकिन इस समय जैसा आपने भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक अपील देश से की है, और इस अपील को करने के लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश तक दिया। 10 मिनट का संदेश था। लोग इंतज़ार करते हैं कि कितनी बड़ी बात कोई बताई जाएगी, लेकिन ये बात का कितना बड़ा महत्व है ये इससे सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी को उसके लिए राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा हम अभी तक हमने जो भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया, लेकिन इसके लॉजिकल सफलता के कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमें एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। और जन आंदोलन किस बात के लिए कि सारे देश के लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक प्रकार से माने। और उसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? ये मास्क को ठीक से पहनना, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। बात करते समय भी मास्क को नहीं छेड़ाछाड़ी करना, मास्क को नहीं उतार के नीचे करना, लेकिन मास्क को हर समय इसी स्थिति में रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोते रहना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करना है। खांसी और छींक आ जाए तो कम से कम ठीक ढंग से हम अपना व्यवहार करें, और साथ में भीड़ भड़क्के के अंदर अवॉइड करें जाना पड़ जाए तो भी जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम ना भूलें। फेस्टिवल्स के समय में, विंटर्स के समय में विशेष सावधानियां रखें। अपने फेस्टिवल्स को भी मनाएं, सब कुछ मनाएं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी कीमत पे ना भूलें। और इसी का जन आंदोलन, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा राष्ट्र के नाम संदेश दिया। हम लोग हर रोज़ यहाँ अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में डेली कुछ ना कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके समाज के तरह तरह के संगठनों से, तरह तरह के हमारे इवन हमने साइंस की अपने
डायरेक्टर्स के साथ भी मीटिंग किया कि आप सब लीडर भी बन जाइए, वैज्ञानिक के साथ साथ लीडर भी बन जाइए, अपने अपने क्षेत्र में समाज को ऑर्गेनाइज करिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। तो आज आपसे एनडीआरएफ के सभी साथियों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आपकी समाज में बहुत इज्जत है, सब आपकी रिस्पेक्ट की भावना से आपके तरफ देखते हैं। तो जो भी आप लोग जहाँ पर भी इस बारे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में संदेश देंगे, एक तो अपने आचरण से और दूसरा जो है लोगों को मोटिवेट करके, तो वो हमारे को कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त करने में विशेष उसका योगदान होगा। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि अगर सारे देश ने ठीक प्रकार से ये बिहेवियर को मेंटेन करके रखा और सब लोगों ने जो नहीं कर पा रहे हैं उनको ठीक से मोटिवेट किया, दिशा दी, उनको भी ठीक प्रकार से इन्वॉल्व करके रखा, तो एक तरफ कोविड को और हम ज़मीन पर लाने में सफल होंगे और दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास करके वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी अच्छी खासी सफलता प्राप्त की है। हमें उम्मीद है कि जैसे ही नया साल शुरू होगा और 1-2-3 महीने के अंदर वैक्सीन भी आ जाएगी। अगले साल के मिडिल तक देश के काफ़ी बड़े हिस्से को जो प्रायोरिटाइज़ करके ज़रूरी है उनको हम वैक्सीन देने में भी सफल होंगे। और फिर एक दिन जब हम विश्लेषण करेंगे तो ध्यान में आएगा कि भारत ने अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपनी दूरदृष्टि को, अपने डीएनए को एक प्रकार से सिद्ध और सार्थक करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसने बड़ी तकलीफ़ आई, उसको भी जो है लड़ने के लिए पूरी कर्मठता से प्रयास किया और आने वाले समय के लिए जैसा उन्होंने हमारे लिए लक्ष्य रखा है, आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए इतना बड़ा 20 लाख करोड़ का समझिए कि पैकेज सारे देश को दिया। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए उन्होंने बड़े पैकेजेस, गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने पैकेजेस दिए और वो सब का परिणाम भी हम देख रहे हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर भी अभी आपने पिछले सप्ताह में खबरें सुनी हैं। यानी इतना बड़ा कोविड जिसके लिए लोगों ने सब जगह कहा कि इसके कारण कितनी बड़ी इकोनॉमी शैटर हो गई, तो उस कोविड के माहौल में भी अभी इस साल जो अक्टूबर के महीने में जो हमारा जीएसटी का कलेक्शन हुआ वो पिछले साल के अक्टूबर के महीनों से ज़्यादा है। यानी हर फ्रंट पर वो भी एक कार्यक्रम उस तरह का नहीं है कि उसकी हम हर एक पैरामीटर की चर्चा करें, लेकिन हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे को प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बताते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी बताते हैं। जब डाटाज को हम देखते हैं तो हम सबको गर्व होता है। और फिर जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो स्वदेशी मूल्यों को देश में पुनर्जीवित रखने के लिए किस प्रकार से हम अपने ही लोगों को कैसे हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाएं, उनको कैसे अपने ही देश में सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रेरित करें, उसी दिशा में हमारे वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपनों का नया भारत है 2022 तक जिसको बनाने का उनका सपना है, और जो आने वाले समय में एक प्रकार से विश्व गुरु भारत आने वाले वर्षों के अंदर, वो भी सब संभव है, वो सब हमारी आंखों के सामने हो सकता है। इसी लगन और परिश्रम और इसी जज्बे के साथ सारा देश अगर काम करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना बिल्कुल साकार होगा। मैं एनडीआरएफ के अपने सभी साथियों का और सीएसआईआर के वैज्ञानिकों का, सत्यनारायण प्रधान जी की और डॉक्टर शेखर मांडे जी की टीम को बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जितने भी हमारे साथी चेन्नई में बैठे हैं उनको सबको, हमारे लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर्स और उनके सभी वैज्ञानिक साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी परिश्रम और योग्यता से आप लगे रहिए। निश्चित रूप से जहाँ पर भी हम सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय, आपके आशीर्वचनों के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे एवं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अपना योगदान करेंगे। अब मैं श्री सत्यनारायण प्रधान महानिदेशक एनडीआरएफ से आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान, भारत सरकार को वन की ओर से सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें।
अरे ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है आप ये टू रिमेंबर द ओकेजन सर, बहुत कुछ तो है नहीं देने के। अरे नहीं और क्या चाहिए, तो आपका प्रेम ही बहुत है, सर आपकी उपस्थिति है हमारे लिए नाम। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर, महानिरीक्षक एनडीआरएफ से आग्रह करता हूँ कि वह डॉक्टर शेखर सिंह मांडे, महानिदेशक CSIR को बल की ओर से सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर, महानिरीक्षक एनडीआरएफ को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय महानिरीक्षक महोदय। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सेक्रेटरी DSIR एंड DG CSIR श्री शेखर सिंह मांडे जी, DG NDRF श्री सत्यनारायण प्रधान जी, डॉक्टर विभा मल्होत्रा सानी सीनियर साइंटिस्ट CSIR, प्रोफेसर संतोष कपूरिया जी डायरेक्टर CSIR SERC चेन्नई के वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, NDRF परिवार के मेरे साथियों, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति एवं आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ किया। महोदय, हम आभारी हैं कि आपने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से इस बल के मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। महोदय, यह आपके दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज हम भारत के लोग इस विश्वव्यापी कोविड महामारी का मुकाबला करने में सफल हुए हैं। आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों की देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। मेरा धन्यवाद श्री शेखर सिंह मांडे, सेक्रेटरी DSIR एवं DG CSIR को भी है, जिनके सहयोग से इस आइसोलेशन केंद्र का निर्माण संभव हो सका। महोदय, हम आपके सहयोग एवं सफलता के लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। मेरा धन्यवाद DG NDRF श्री सत्यनारायण प्रधान जी को भी, जिनके मार्गनिर्देशन में हमने इस सेंटर की परिकल्पना की। मैं CSIR SERC को इस केंद्र की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमारा यह सहयोग बना रहेगा। अंत में मेरा धन्यवाद उन सभी लोगों को है जिनका उल्लेख समय अभाव के कारण यहाँ पर नहीं हो सका है, परंतु उनके सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन कदापि संभव नहीं था। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आपका कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। चलिए साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।